हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और यहाँ हमारी सीरीज चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th। क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th की जो है जिसमें कि 3 चैप्टर्स आते हैं आपके, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि इक्विलिब्रियम हम लोग 2 पार्ट में करेंगे बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आर 2 सेपरेट पार्ट्स, राइट। थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आज बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। आई एम रियली सॉरी। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग 1 आवर बिफोर 1 आवर में खत्म करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। एंड आपको मैं ट्रिक्स भी साथ साथ में बताते चलूंगी कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में आप क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू शुड बी एबल कि हाँ ये चीजें आपको समझ में आए और आप कहें कि मैम इतने लेक्चर देखे बट इतने कम टाइम में ये चैप्टर आज तक हमें कोई नहीं समझा पाया जितना कि आपने समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लास शुरू करने से पहले अगर किसी को भी इसके नोट्स चाहिए तो डॉक्टर तान्या सिंह नाम से या नीट बायोलॉजी के नाम से जब आप जाएंगे चैनल पे तो वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस पर ऑलरेडी ये चीजें पीडीएफ वाली अपलोडेड है। दूसरी चीज, कोई डाउट पूछना है तो सेम नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, सेम नाम से आपका टेलीग्राम हैंडल है, वहां पर आप कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब होता है स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज कब स्टेबल होती है, तो ध्यान देना जरा। अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें ए इज चेंजिंग इनटू बी, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। एक टाइम तक ये फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी जब तक कि ए पूरा पूरा क्या नहीं कर देता, बी नहीं बनाने लग जाता। लेकिन एक टाइम आएगा जब बी वापस से टूटने लगेगा ए में, तो दिस इज नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक टाइम आने पे क्या होता है, ये दोनों फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों का इक्वल हो जाता है एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। दिस इज द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी जहां पे अब ये इक्वेशन ना आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी। क्या मतलब हुआ इसका? आप यहां से इस लाइन से चलना स्टार्ट किए, 10 कदम चले, फिर वापस इसी लाइन पे आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। बट आप ये नहीं कह सकते कि आप चले नहीं थे, आप चले थे, लेकिन आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि जहां से आप चले थे आप वहीं पे वापस आ गए, राइट। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल स्टेट जहां पर क्या होता है, आप आगे जा, आप सीधे जा रहे हैं, वापस आप उसी जगह पे आ गए, मतलब अब आपकी पोजीशन या आपकी डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम भी ऐसी ही स्टेट है जहां पे जितने मॉलिक्यूल्स टूट के बी बना रहे हैं उतने ही सेम मॉलिक्यूल्स वापस से बी से ए बना रहे हैं। तो in this situation A is equal to B and this is known as forward and backward reaction and this is equal to each other. This is very very important, everyone should know about it. Equilibrium is a stable state जहां पर forward is equal to backward reaction। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी आप रिएक्शन में बात करेंगे तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं ए के, और प्रोडक्ट उस टाइम पे जीरो होता है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही ये 100 मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी बी बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 आ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 आ जाएगी, ये बनने लगेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बी क्या करेगा, सोचेगा ठीक है वापस से तोड़ के ए बनाते हैं, राइट। तो दिस स्टेबिलिटी जहां पे फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। इक्विलिब्रियम को कभी भी रेस्टिंग स्टेज मत समझिएगा। इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन रेट इक्वल है, इसलिए आपको कोई नेट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि रिएक्शन नहीं चल रही है, जबकि ऐसा है नहीं। जितना आगे जा रही है उतना ही पीछे आ जा रही है, राइट। दिस इज मस्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, हमारे पास 2 टॉपिक होते हैं इक्विलिब्रियम में पढ़ने के लिए। एक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है जहां पे मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आपके पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। 2 इक्विलिब्रियम है हमारे पास एंड बोथ शुड बी वेरी वेरी थॉरो विद यू, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट आपको मैंने समझा दिया कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। जब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की स्टेट आ जाती है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, नाउ एट द कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एकदम स्टेबल, भाई अब सीधी सी बात है, जितना आगे प्रोडक्ट बनेगा उतना ही वापस से रिएक्टेंट भी बन जाएगा, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी स्टेबल हो जाती है, राइट। मतलब 50 मॉलिक्यूल अगर ए के बचे तो 50 ही मॉलिक्यूल बी में बनेंगे, इससे ज्यादा ना कम, राइट। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी अनचेंज रह जाती है, स्टेबल रह जाती है। दिस इज नोन एज
इक्विलिब्रियम। ओके फाइन। तो अभी हम लोगों को बात आई कि भाई ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब आगे भी जा सकता है ये रिएक्शन, पीछे भी आ सकता है ये रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों चीजें बराबर हो जाए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शुड बी इक्वल। ओके फाइन। ओके, इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। ठीक, तो हम लोगों ने बात की इक्विलिब्रियम के बारे में, हमने बात की इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जिसपे की जिसपे की इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। फाइन। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए होता है क्योंकि रेट जो है इक्वल होता है दोनों साइड से, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि रिएक्शन आगे चल रही है कि नहीं, बट रिएक्शन चलती है, जितनी आगे उतनी पीछे। फॉर एन एग्जांपल, आप एक कदम आगे चल रहे हैं, एक कदम पीछे आ जा रहे हैं, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई जगह पे आपको ये चीज पिंच करेगी। ओके, एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर की बात करते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से डिपेंड करती है। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम आयंस और पीएच की बात करेंगे कि किस तरीके से आयंस और पीएच अलग अलग होते हैं। राइट, दैट शुड बी क्लियर टू यू गाइज। ओके, तो हम लोगों ने दो बात अभी तक कर ली। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन फेज का मतलब होता है कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो मतलब जब अपने फिजिकल स्टेट को ये लोग चेंज करते हैं, तो दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन फेज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो दैट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुकी, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जितना आइस है वो पिघल के पानी बनाता है, उसके बाद जितना पानी और आइस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ना अब पानी जो है वो आइस में चेंज हो रहा है, और ना अब आइस पानी में चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम एक स्टेबल स्टेट है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सबकी फिक्स्ड हो जाए। अब कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक ये स्टेबिलिटी की स्टेट मेंटेन रहेगी। तो केमिस्ट्री में एक रूल है, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर सब कुछ होता है। राइट, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो पूरे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में मैंने आपको यही पढ़ाया है कि स्टेबिलिटी इज द बेसिक रूल। रेजोनेंस का प्रोडक्ट हमेशा क्यों मोस्ट फेवर्ड होता है? क्योंकि वहां स्टेबिलिटी होती है। राइट, तो इक्विलिब्रियम ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। और अगर आपने किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम से, जैसे मान लो ये कटोरा है और इसमें एक ऐसे करके पेंडुलम रखा हुआ है, राइट, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में एकदम स्टेबल स्टेट में, जरा सा भी तुम इसको आगे खींचोगे या पीछे खींचोगे, वो वापस से रिबाउंड बैक करेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो रिबाउंड बैक करता है, वो इसीलिए करता है ताकि वापस से अपनी स्टेबिलिटी की स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर सके। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इतनी बात समझ में आ गई, डायनेमिक स्टेट, लिक्विड, वेपर, ये सब सब चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कभी कभी सॉलिड क्या होता है, लिक्विड बनाता है, जैसे कि आइस एंड वाटर का मिक्सचर ले लीजिए। फिर क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें, जैसे मान लो कोको कोला जब आप पीते हैं, तो व्हाट हैपन, जब आप कोको कोला वगैरह पीते हैं तो नीचे लिक्विड रहता है, ऊपर गैसेस रहती हैं जिसको आप फिज बोलते हैं। तो ये गैसेस इस लिक्विड में डिसॉल्व होती रहती हैं, और ये लिक्विड क्या है, इस गैसेस को बाहर भी निकालता रहता है। जैसे ही आप इसका प्रेशर खत्म करते हैं ढक्कन खोल के, तो गैसेस को खुली एयर मिलती है और ये वापस से बाहर छलांग मार देता है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। राइट, कि जहां पे आपका डिसोल्यूशन एंड वापस से उसका निकलना तय हो। राइट, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिक्विड, सॉलिड, वेपर, कोई बड़ी बात नहीं, नैफ्थलीन बॉल्स के साथ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें बस आपके समझने के लिए एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, मैंने आपको बेसिक कोर मतलब बता दिया है। मेरा काम है एनसीईआरटी में आपको ये सिखाना कि किस किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है, किस किस पॉइंट पे आपको फोकस नहीं करना है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फोकस के पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अभी आपको यहाँ पे इस ग्राफ से समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने आपको एक रिएक्शन बताया जिसमें ए इज चेंजिंग इनटू सी, सपोज करो, या बी इज चेंजिंग इनटू डी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, ये दो रिएक्शंस है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास पूरा भर भर के क्या था, ए था या बी था। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप रिएक्टेंट लेके चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ए क्या करेगा, सी बनाएगा, और बी क्या करेगा, डी बनाएगा। राइट, तो धीरे धीरे ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है वो डी बना रहा है, ए जो है वो सी बना रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना सी बना, जितना डी बना, जब वो क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भाई अब ज्यादा हो रहा है, अब हमें इतना खुद को नहीं बनाना है, वापस से रिएक्शन को पीछे डायरेक्शन में चालू करो, क्योंकि हम तो रिवर्सिबल है, हम तो बैक गियर लगा सकते हैं। तो मान लो 50 मॉलिक्यूल ए के जो थे सी में बन गए, अब ए के पास 50 बचे। तो जैसे ही
49th मॉलिक्यूल टूट के सी बनाएगा, वैसे ही सी का पहला मॉलिक्यूल टूट के ए बनाएगा, मतलब कहेगा नहीं नहीं बराबरी की बात है यहाँ पे, तो सी वाला वापस से क्या करेगा, ए बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट पे जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो गई कि इससे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो गई, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ रहा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो गई, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ रहा, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? दिस इज इक्विलिब्रियम कि भाई अब किसी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। ओके, अब यहाँ पे देखिए जनरल कंडीशंस की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कब कब पॉसिबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम पॉसिबल तभी है जब एक सिस्टम क्लोज्ड हो। क्लोज्ड का मतलब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो ए के तुम 100 मॉलिक्यूल लेके चले हो, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, कुछ टाइम 5 मिनट बाद ए के कितने बचे हमारे पास, ए के मान लो हमारे पास बचे 50 मॉलिक्यूल, ए के बचे 50 मॉलिक्यूल और 50 बन गए सी के। अगर तुमने सी निकाल लिया रिएक्शन से, या ए निकाल लिया, या कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो होगा क्या, अब अगर आपने सी निकाल लिया तो सी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ए को लगेगा अरे नहीं नहीं अभी तो सी बना नहीं, अभी तो सी बना नहीं, ए और ज्यादा इसको बनाना स्टार्ट करेगा। अगर आपने ए निकाल लिया तो क्या होगा, सी को लगेगा अरे नहीं नहीं रिएक्शन ज्यादा आगे चली गई, मेरे को अपने भाई को सपोर्ट करना है, वापस से बैक जाके ए भी बनाओ, राइट। तो कभी भी अगर तुम इक्विलिब्रियम में से किसी एक को भी निकालोगे, कुछ भी करोगे, प्रेशर टेम्परेचर कोई भी रिएक्शन चेंज मैकेनिज्म इसका चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। ये सेम वैसे ही है जैसे आपको अपनी सबसे बढ़िया नींद अपने बेड पे आती है अपने घर में, उसके बाद आप कितने भी 5 स्टार होटल में चले जाएं आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, राइट। तो दिस इज बेसिकली योर इक्विलिब्रियम। ओके, अब आगे आते हैं। दूसरी बात क्या है, ये एक डायनेमिक स्टेट है जहां पे ऑपोजिट रिएक्शंस होती हैं लेकिन सेम रेट से होती हैं, इसलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। और यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, सी की कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। क्यों? क्योंकि जितना मान लो 1 मिनट में एक मॉलिक्यूल सी का बनना है, उतना ही मॉलिक्यूल टूट के वापस ए बना देना है। तो रिएक्शन के जो मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम फिक्स्ड हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ऑल राइट, अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड थ्रू फिजिकल प्रोसेस, क्या होता है कि बहुत सारी, जैसे मान लीजिए आपका क्या देखा है, टेबल 6.1, टेबल 6.1 आपका ये है कि यहाँ पे प्रेशर का टर्म आएगा। इक्विलिब्रियम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हो सकता है, जैसे लिक्विड और वेपर के बीच में होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में होता है, किसी के बीच में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस में वो अटेंड किया जा सकता है, राइट। एंड जितना भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है या उन क्वांटिटीज की वैल्यू आती है, वो एक ना एक तरीके से आपको ये बताती हैं कि इक्विलिब्रियम में पहुंचने से पहले उनको कितना करना पड़ा, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम जो मैं आपको पढ़ाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये ग्राफ समझाने से पहले, या चलिए मैं आपको ये ग्राफ ही पहले समझाती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए, इस रिएक्शन की बात की जा रही है जहां पे नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिविंग यू अमोनिया, right? It is giving you ammonia gas. Very important. Nitrogen is a reactant, hydrogen is a reactant. तो नाइट्रोजन कम होता जा रहा है टाइम के साथ, हाइड्रोजन कम होता जा रहा है टाइम के साथ, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये भी क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाने लगेगा, स्टैटिक होने लगेगा, राइट। और अमोनिया टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना रुक गई। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट जब तीनों की कॉन्सेंट्रेशन एकदम कॉन्स्टेंट हो गई, ना बढ़ रही है ना घट रही है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद ना बढ़ेगी ना घटेगी, सब आपस में एकदम एक दूसरे के लिए फिक्स्ड हो गए। भाई जैसे ही अगर हाइड्रोजन बढ़ाओगे तो अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया वापस से टूट के हाइड्रोजन बनाने लगेगा। दिस इज द ब्रदरहुड दैट दिस ग्राफ इज शोइंग यू, राइट। अब नीचे आते हैं, इसकी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखिए यहाँ पे आपको फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाई जा रही है, आपको रिएक्शन कहीं लिखी होगी, दिस इज द रिएक्शन। देखिए ये मैंने पढ़ाया, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन में जब आप स्टार्ट करेंगे तो यू आर स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो हाइड्रोजन और आयोडीन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी जो धीरे 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 कम होती जा रही, स्टेबल होती जा रही, स्टेबल होती जा रही है। और HI की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी जो धीरे 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 बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पे जब ये कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इन्होंने ये दोनों साइड से इसलिए दिखाया क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड रिएक्शन शो किया है कि मान लो अब इसी का उल्टा हो गया, HI रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो टाइम के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। और किसकी बढ़ती जाएगी, H2 और इसकी बढ़ती जाएगी, H2 और I2 की बढ़ती जाएगी, राइट। तो अगर तुम इधर से लेके चलोगे
तो H2I2 क्या है? रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? HI बन रहा है। और अगर तुम उल्टा लेके चलोगे तो रिएक्टेंट क्या हो गया? HI हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया? H2I2 हो गया। तो ये दो ग्राफ को इन्होंने कंबाइन कर दिया है। दैट शुड बी मस्ट। अब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझाने से पहले मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके पूरे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एक जगह पे समझा देती हूँ, पूरी ट्रिक की शीट दे देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं आज हम लोग बेसिकली कि क्या क्या लॉ है इसमें और कैसे हम लोग समझें कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं। अब इस चैप्टर में जितनी भी ट्रिक वाली चीजें मैं आपको यहीं पे दे दूंगी। एनसीईआरटी से सिर्फ मैं उसको कोरिलेट कराऊंगी ताकि आपके लिए इजी रहे इसको समझना कि यहाँ पे क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये स्टार्ट करने से पहले हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें कि ए इज रिएक्टिंग विद बी एंड इट इज गिविंग यू C plus D. A is reacting with B and it is giving you C plus D. Very, very, very important. What do we mean by it? देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर आप जरा सा भी ध्यान दें तो दिस इज द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। जैसे ए के आगे स्मॉल ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब एक डिजिट है। तो दीज आर योर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, दीज आर योर दिस, ठीक है। दीज आर योर दिस। नाउ नाउ मूविंग अहेड, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आपको इस रिएक्शन का कांस्टेंट लिखना हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द मेथड टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन में जो भी रहता है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट उसको पावर में लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 वट एवर इट इज आप उसको पावर में लिख देंगे, राइट। तो दिस इज द वैल्यू फॉर योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कि भाई कितना कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ऑल राइट, very very important. This is very very important and this is known as this whole equation. यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि भाई इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ और कितना प्रोडक्ट बना। तो दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इस लॉ ऑफ मास एक्शन में कि ये जो केसी है जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। हर रिएक्शन के लिए अलग होता है, स्पेसिफिक फॉर अ रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए अलग होता है ये। एंड द इक्विलिब्रियम, किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम के लिए ये अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा कि उसका कितना प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट इट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2-3 केसेस आपसे पूछे जाते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैं लिख रही हूँ दिस इज केस 1। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं। क्या है केस 1 में? देखिए उल्टा करके लिख रही हूँ। मान लीजिए प्रोडक्ट वाले को मैंने रिएक्टेंट बना दिया। मैंने कहा कि मेरी रिएक्शन इस तरह चलेगी, राइट। इट इज गिविंग लाइक दिस, इट इज गिविंग लाइक दिस। आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो मैं कहूंगी ठीक है, अगर आप नॉर्मली इस रिएक्शन की केसी लिखेंगे तो लेट्स सपोज इसके आगे मैं डैश लगा देती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? concentration of A upon concentration of C and D, राइट। तो अगर आप पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और दूसरे वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करो तो Kc डैश इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ Kc। तो कभी भी आप रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो Kc की वैल्यू रिवर्स हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम रिएक्शन को अब चेंज कर दोगे, मतलब पीछे वाला पार्ट आगे ले आओगे, आगे वाला पार्ट पीछे ले जाओगे, तो दिस विल बी रिवर्स ऑफ योर Kc, राइट। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो। ओके ओके, अगर मैं कहूं केस 2 दूसरे तरीके से घुमा के कैसे पूछा जाता है, लेट्स इमेजिन केस 2। केस 2 में क्या कहेंगे? कहेंगे कि ठीक है रिएक्शन यही है, ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी गिविंग यू स्मॉल सी एंड लाइक दिस। वो यही केस रखेंगे। आपसे बोलेंगे, आपसे क्या बोलेंगे वो कि आप मुझे बताओ कि अगर अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। n से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हो जाएगा n स्मॉल ए कैपिटल ए n इंटू बी दिस n सी सी प्लस n डी डी। अगर इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नया केसी निकलेगा जिसको मैं केसी 2 लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 2 इसलिए कि ये सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस इतने का केसी निकला था, केसी जो निकला था उसको हमें कुछ नहीं करना है, n पावर में चढ़ा देनी है। मतलब जो भी आप स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पावर में आ जाएगा। एंड दिस इज द रूल दैट यू शुड नो, राइट? दिस इज द रूल दैट यू शुड नो कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आपको पावर में चढ़ा देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि ये जनरल रूल्स हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो आगे हमें कैसे रिएक्ट करना है। ओके, इतनी बात हम लोगों को सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब हम गैसेस की बात करते हैं। अभी तक हमने जनरल बात की किसी भी रिएक्शन की, अब गैसेस गैसियस रिएक्शन की पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि गैस फेज में अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा। और गैस फेज रिएक्शन हम लोग बात करते हैं, राइट? तो गैस फेज रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें, सपोज ये कोई गैस है जो कि बी के साथ कंबाइन कर रही है एंड इट इज गिविंग यू C+D, इस तरीके से कोई गैस है, राइट? तो इसमें इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं Kp। नॉर्मल रिएक्शन में Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गैसेस के केस में Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि गैसेस में ना कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा प्रेशर के टर्म्स में नापते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इस सब का पार्शियल प्रेशर होगा। जैसे इसका पार्शियल प्रेशर होगा A, इसका पार्शियल प्रेशर होगा B। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझते हो ना? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि मान लीजिए एक कमरे में दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, और दोनों मिलके इसके वॉल पे प्रेशर लगा रही हैं 21 एटमॉस्फेयर का। तो ऑक्सीजन कितना लगा रही है और हाइड्रोजन कितना लगा रही है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर हमेशा किसी भी गैस का डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन के 4 मोल हैं और हाइड्रोजन के 6 मोल हैं, तो कौन ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा? हाइड्रोजन, राइट? तो पार्शियल प्रेशर सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हर गैस की। और दूसरी बात, पार्शियल प्रेशर इस चीज पे डिपेंड करता है टोटल प्रेशर में कि उसका कितना पार्ट है उस फेज के अंदर, राइट? जैसे मान लो आप एक बर्थडे पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप एक बर्थडे पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसमें कि टोटल आपने 2000 रुपए जमा किए और आप 4-5 लोगों ने मिलकर जमा किए, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 500 रुपए का है। दैट मीन्स योर पार्शियल प्रेशर इज 1/4, राइट? आपका कंट्रीब्यूशन 500 का है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, आप कितना देना चाहते हैं आपकी मर्जी पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि वो आपको गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन बताता है, नंबर ऑफ मोल्स बताता है, राइट? जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। ओके, अब इधर आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब जैसे आप ही को मम्मी पापा से ज्यादा पेमेंट मिले पॉकेट मनी वाली, तो डेफिनेट सी बात है आप ज्यादा देंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ D इंटू D अपॉन partial pressure of A into partial pressure of B, like this, ठीक? तो this is the value of Kp। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आइडियल गैसेस के लिए क्या पढ़ा था? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर और वॉल्यूम, राइट? प्रेशर एंड वॉल्यूम का टर्म आता है। वॉल्यूम अगर मैं फिक्स कर दूं 1, तो प्रेशर पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पे। यही मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा रही थी कि प्रेशर किसी गैस का डिपेंड करता है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को? यहाँ पे Kp इज इक्वल टू, जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म लो हम लोग नॉर्मल Kc लिखते हैं, और इनटू जो एक्स्ट्रा है दैट इज RT, ये आएगा ना नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा N, वेयर डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स in product minus number of moles in reactant, product minus reactant, right? So this is the way that it should go. Okay, fine, that is clear कि भाई number of moles of product minus number of moles of reactant, जो कि दोनों आपके gaseous phase में होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि कई बार आपको Kp एंड Kc में डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव डिराइव्ड, राइट? अब इसके आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पूरी एनसीईआरटी में एक भी चीज आपकी नहीं छूटेगी, उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी, इसीलिए मैं आपको साथ में आगे दिखाती हुई चली हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। One is your homogeneous chemical equilibrium, another is your heterogeneous chemical equilibrium. Homogeneous and heterogeneous chemical equilibrium. Homogeneous chemical equilibrium में क्या होता है? Please pay attention. यहाँ पे क्या होता है
नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर मिल रहे हैं जिससे कि अमोनिया बने, अमोनिया गैस बने, तो दिस इज योर बेसिकली होमोजेनस, लाइक दिस 2 into NH3। ठीक, क्यों? क्योंकि ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है और अमोनिया भी गैशियस फॉर्म में बन रहा है। फाइन। लेकिन हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जैसे मान लो एक ये है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, वाटर गैशियस फॉर्म में है, जिससे कि CO बन रहा है जो कि गैशियस फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन बन रहा है जो कि गैशियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे सॉलिड गैस सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेट ऑफ मैटर अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में डिफरेंट है तो दैट इज नोन एज हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पीपल नो। अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ प्रिंसिपल दैट इज नोन एज ली शैटरली प्रिंसिपल। दिस इज ऑल अबाउट, जहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई अगर इक्विलिब्रियम को मैं छेड़ना चाहूं उसकी पोजीशन से, मतलब डिसरप्ट करना चाहूं या कुछ ऐसा चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ली शैटरली प्रिंसिपल डायरेक्टली ये कहता है दैट इफ अ सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम की आप बात करें जो कि इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम, in equilibrium is subjected to change of, किस किस का चेंज की ये बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, आप प्रेशर चेंज कर दो, या आप टेम्परेचर चेंज कर दो, या आप कुछ भी करो इसके अलावा, राइट? तो इससे रिजल्ट क्या होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in the direction of, in the direction that tends to nullify it, or nullify it, tends to undo the change, tends to undo the change imposed। जैसे कि आपको रोज रात को देर तक पढ़ने का मन बन चुका है और आपकी रोज रात की आदत पड़ गई है फोन स्क्रॉल करते करते, पढ़ाई का बहाना करते करते रात के 3 बजे सोना, और फिर माँ बाप से बोलना कि रात तक पढ़ रहा था, सुबह 10 बजे से पहले मत उठाना, राइट? ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, रोज का आपका यही कहानी है। व्हाट हैपेंस अगर 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 आपके घर में रूल लगा दिया जाए कि भाई कुछ भी हो जाए 7 बजे के बाद नहीं किसी को सोना है, तो आप क्या करेंगे? किसी भी तरीके से कुछ भी जोर लगाएंगे ताकि ये रूल आप पे एप्लीकेबल ना हो। पापा देखो पढ़ रहा था, फोन बिल्कुल नहीं छुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, नींद नहीं आ रही, तो इतनी जल्दी आपकी बॉडी 7 बजे उठने के लिए मानेगी ही नहीं। तो वॉट एवर चेंज इन योर सिस्टम इज सपोज, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, कुछ भी चेंज करो, इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस से उस स्टेट में लाने की कोशिश करेगा, वापस से उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज नोन एज ली शैटरलीज प्रिंसिपल। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें, राइट? जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम है तो क्या क्या इफेक्ट होगा अगर हम क्या क्या चेंज करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने चेंज की किसी चीज की, तो इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि अगर आप इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, और अगर आप बाहर से निकाल के प्रोडक्ट डाल दें उसमें, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो क्या फर्क होगा? देखिए एक रिएक्शन है ए, दैट इज गिविंग यू सी, एंड सी इज वापस गिविंग यू ए। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो इससे क्या होगा? इसको कैसे कम करेगा? इक्विलिब्रियम तो जैसा तुम करोगे तुम्हारे ऑपोजिट करने का काम करेगा ताकि वापस से अपने स्टेबल स्टेट में आए। तो अगर तुम ए को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या कहेगा? अच्छा तुम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एक काम करो रिएक्शन आगे वाली फास्ट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे तुम ज्यादा ए डालोगे वो टूट टूट के सी बनाने लगेगा। तो क्या होगा? ए की कॉन्सेंट्रेशन वापस से कम हो जाएगी। तो कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा ताकि ए ज्यादा से ज्यादा टूट के सी बनाए, राइट? अगर आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, अगर आपने सोचा अच्छा एक काम करता हूं सी ऐड कर देता हूं, तो अगर आपने सी की कॉन्सेंट्रेशन ऐड की तो सी कैसे कम होगा? बैकवर्ड रिएक्शन से। तो रिएक्टेंट क्या कहेगा? रिएक्टेंट कहेगा अच्छा तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट कर दो। बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट करोगे तो जितना इन्होंने सी डाला है एक्स्ट्रा वो हम कंज्यूम कर जाएंगे। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना हमेशा किसको फेवर करता है? बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होती है। दिस इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर का चेंज किया तो क्या होगा। टेम्परेचर चेंज में क्या होता है? तो हमारे पास केमिस्ट्री में दो तरीके की होती है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक्स बता रही हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक मतलब जिससे हीट इवॉल्व हो। एंडोथर्मिक,
एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये क्या होता है, ये लो टेम्परेचर पे बढ़िया चलता है। मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम से खिसक जाएगा और वो क्या करेगा, फेवर नहीं करेगा। एंडोथर्मिक वाला इक्विलिब्रियम तब ज्यादा फेवर करेगा जब टेम्परेचर कैसा हो, हाई टेम्परेचर हो। टेम्परेचर कैसा हो, हाई टेम्परेचर हो। ये चीज हमने तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाई है। डेल्टा जी इज इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एच। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे फेवर होते हैं, जबकि एंडो देखो जैसे ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया है मैंने। प्लीज कोरिलेट विद दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर यहाँ मैं वो पढ़ाने लग गई तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। थर्ड थर्ड अगर आपने प्रेशर चेंज किया, मान लीजिए मुझे मन कर रहा है कि मैं रिएक्शन का प्रेशर चेंज करती हूँ, तो लेट्स चेंज द प्रेशर। प्रेशर चेंज में क्या होता है, अगर मान लो ए के यहाँ 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और जो सी बन रहा है उसके 5 नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, राइट। ए के 2, सी के 5, ठीक। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर किया तो क्या होगा इसमें। और अगर मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, मतलब रिएक्शन के लिए प्रेशर को डिक्रीज किया, तो उसमें क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हाई प्रेशर हमेशा फेवर करेगा इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। ओके, लो प्रेशर हमेशा फेवर करता है किस चीज को, ये फेवर करता है ऐसे डायरेक्शन को, इसको मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, लाइक दिस। दिस फेवर्स दिस फेवर्स डायरेक्शन इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर देयर। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैंने इस इक्वेशन में प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, ये किसको फेवर करेगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, मतलब यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा चलेगी, राइट। अगर मैंने प्रेशर कम किया इस रिएक्शन में तो क्या होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उधर फेवर करेगा, तो इधर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन ज्यादा तेज चलेगी। कैसे याद रखेंगे, हाई प्रेशर का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आप ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। लो प्रेशर का मतलब कम नंबर ऑफ मोल्स का प्रेशर आप ऐड कर रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। आप इसको कैसे भी याद रखें, आपको ये 2 स्टेटमेंट्स याद रहने चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। ओके, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक असर्शन रीजन हमेशा पूछा जाता है कि कैटलिस्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट एडिंग कैटलिस्ट की। अगर आपने रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो हाउ इट विल अफेक्ट यू गाइज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। कैटलिस्ट ऐड करने से बेटा इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। क्यों भैया, कैटलिस्ट जो है ना, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, दोनों को बराबर हेल्प करता है, तो इट इज नॉन बायस्ड। ठीक है, ये कहेगा ऐसा है, अगर मैं कैटलिस्ट हूं तो रिएक्टेंट की भी उतनी मदद करूंगा जितनी प्रोडक्ट की, तो मुझे बायस नहीं होना, आई एम नॉन बायस्ड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, राइट। तो ये हमारी दूसरी चीजें हो गई। तो ली शैटरलीज प्रिंसिपल हो गया पूरा पूरा क्लियर। यही पूरी एनसीईआरटी में आगे दे रखा है, अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, बट चूंकि अब हमारा एकदम बेस बन चुका है आपको ट्रिक शीट देने का, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब 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 एक बात करते हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान देना। मैंने तुमसे बोला कि a प्लस बी इज गिविंग यू c, और वापस से बैक साइड भी आ रहा है, तो क्या रिएक्शन स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा क्या? नहीं। टाइम t इक्वल टू 0 पे दीदी आप तब से पढ़ा रहे हो, या मैम आप तब से पढ़ा रहे हो कि a 100 मोल्स अगर है तो c 0 होगा। और जब कुछ टाइम बीत जाएगा, मान लो 5 मिनट बाद आप बात कर रहे हैं, तो इसमें से मान लो 50 मोल खर्च हो गए, 50 बचे, और सी के कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। तो कुछ टाइम लगने के बाद ही तो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ना, जहां पे ये चीजें स्टेबल हो जाएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो टाइम हमें कैसे पता चलेगा, हम कोई जादूगर तो है नहीं, हम वो वाले बाबा तो है नहीं कि शर्तिया इलाज करते हैं, बिल्कुल सौतन का इलाज और नौकरी का इलाज और गर्लफ्रेंड का इलाज, सबका शर्तिया इलाज तो हम कर नहीं सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया है, कब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, हाउ शुड आई नो कि ये हो चुका है। ओके, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, कि ध्यान से समझिएगा।
कभी भी जब इक्विलिब्रियम चलता है, ठीक, तो केसी की वैल्यू निकालना, इसको मैं थोड़े अलग कलर से बना देती हूँ, आई ड्रॉ विद दिस कलर। कभी भी अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी हो तो केसी की वैल्यू निकालना है, या पता करना हो कि इक्विलिब्रियम पहुंचा कि उससे पहले की स्टेज है कि उसकी बाद की स्टेज है। हमें कैसे पता इक्विलिब्रियम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? केसी की वैल्यू निकालना। केसी की वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही आएगी। जब चीजें इक्विलिब्रियम पे होती हैं तभी हम उसको उस कांस्टेंट को बोलते हैं केसी, जो कि चेंज नहीं होता, राइट। अगर 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 केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो रिएक्शन अर्ली स्टेजेस में है। रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, मतलब रिएक्शन अर्ली स्टेजेस में है, अभी चली ही नहीं है। नेग्लेजिबल है इधर, मतलब अभी चलना स्टार्ट नहीं हुई है, नेग्लेजिबल, राइट। अगर अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा आ रही है तो एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुकी है वो, राइट। एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है, इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुकी है। और ऐसे रिएक्शन में रिएक्शन क्लोज टू कंप्लीशन है, मतलब क्लोज टू कंप्लीशन का मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इक्विलिब्रियम क्रॉस कर चुकी है, इसमें कुछ गड़बड़ की गई है और रिएक्शन हो चुकी है खत्म, राइट। केसी की वैल्यू का मतलब होता है जहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेबल स्टेट में मिलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो चुकी होगी, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। ठीक, ठीक। तो जब कभी भी रिएक्शन हमारी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट की बात आती है विच इज नोन एज क्यूसी, राइट। तो इफ द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, मतलब हमें नहीं पता कि वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, और तब हम उसका कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूसी। क्यूसी कुछ नहीं है, केसी का भाई है। केसी तब बोलते हैं जब इक्विलिब्रियम पे कोई चीज चली जाए, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम पे गई है कि नहीं गई है, हो सकता है कंप्लीट होने वाली हो सकता है गई ना हो, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं क्यूसी। क्यूसी का मतलब होता है कि भाई हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम हुआ है कि नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि आया है कि नहीं। तो क्यूसी की जब आप बात करते हैं, क्यूसी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिखेंगे जिसकी पावर सी होगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे जिसकी पावर ए होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे जिसकी पावर बी होगी। मतलब एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। फॉर्मूला यही वाला लगेगा। तो इसका मतलब क्यूसी कुछ नहीं, केसी का दूसरा नाम है, जब इक्विलिब्रियम का हमें ना पता हो कि बढ़ा है कि घटा है कि क्या हुआ है। तो इस केस में ये मैं पिंक लाइन से क्यूसी बना रही हूँ, और येलो लाइन से, या आप मान लीजिए ब्लू लाइन से मैं केसी बना रही हूँ, राइट। दो कंडीशंस आ सकती हैं हमारे पास। लेट्स ड्रॉ लाइक दिस, इक्वल। तीन कंडीशंस है हमारे पास। क्या क्या तीन कंडीशंस है? व्हेन क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी, ये है केसी, ये है क्यूसी। जब क्यूसी केसी से छोटा है, जब क्यूसी केसी के इक्वल है, right? Second condition is this: when QC is equal to KC and when QC is larger than KC। ये है KC, ये है QC, ये है QC, ये है KC, right? तो तीन कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं। जब QC KC के इक्वल है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, कि भाई जो हम निकाल रहे हैं QC अगर KC के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम पे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर 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 QC KC से छोटा है ना, KC बड़ा है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आई है, राइट। तो कौन सा रिएक्शन फास्ट चलेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। अरे सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम तब आती है ना जब फॉरवर्ड वाला पूरा प्रोडक्ट बना के रख देता है, आधा तो कम से कम। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ चलेगी, क्यों? क्योंकि अभी केसी क्यूसी से छोटा है, मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आई है, हम लोग प्रिमिटिव स्टेजेस में जी रहे हैं, ठीक है। और जब ये इसको क्रॉस कर जाए, छोटा भाई बड़ा हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम क्रॉस हो चुकी है और अब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से चलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्रॉस हो चुकी है। तो वापस से दोनों को हमको असमंजस बैठाना है, दोनों में हमको बात करानी है। तो जब क्यूसी छोटा भाई छोटा हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आई है, रिएक्शन को आगे की तरफ जाना है, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगी। अगर छोटा भाई बड़ा हो जाए, क्यूसी बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम क्रॉस कर चुके हो, तमीज की लिमिट क्रॉस कर चुके हो, वापस पीछे आओ, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन चलती है ताकि क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज की जा सके। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अनदर थिंग्स। अब एक चीज इसमें और आती है जो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाई थी, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है।
देखिए डेल्टा जी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जी नॉट जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस आर टी लॉग या एल एन, इसको एल एन लिख लीजिए, एल एन के। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द डेरिवेशन ऑफ दिस, राइट? इट इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन नहीं आता है। के की अब हमने ये इक्वेशन कैसे निकाली? के का फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो इसको एज इट इज याद कर लेंगे, एग्जाम में बस पूछा जाएगा तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, एक बार देख के चले जाना, मोर देन इट। तुम्हें बेसिकली याद ये वाला फॉर्मूला रहना चाहिए, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी डेल्टा जी की वैल्यू, अब दो तीन केसेस यहां पे देख लो, केस 1, केस 2 एंड केस 3, जो आपके पेपर में आएगा। अगर पेपर टफ लेवल का बना तो मैं आपके कोचिंग के भी सारे टफ से टफ लेवल की चीजें यहीं पे करा दे रही हूँ, इसके बाद आपको किसी कोचिंग का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता, राइट? अगर डेल्टा जी की वैल्यू, जी नॉट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो के की वैल्यू क्या आएगी? देन के की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 आएगी। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन, वही तो हमने पढ़ा था, डेल्टा जी की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी होती है आगे वाले रिएक्शन के लिए, राइट? तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर मोर देन 0 चली जाए तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 1। के हमेशा ऑपोजिट चलेगा, ध्यान से देख लो, माइनस में है पावर, राइट? इसमें कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी? रिवर्स रिएक्शन, या आप जिसको कह लो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब जी की वैल्यू जब 0 क्रॉस कर जाए तो कौन सा रिएक्शन फेवर्ड होगा? बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। दिस इज case 2 that we need to understand. This is case 2. Okay, case 3 देखते हैं। Let's talk about case 3, जहां पे क्वेश्चन आएगा डेल्टा जी की वैल्यू इफ जी नॉट इज 0 देन के इज इक्वल टू 1, एंड इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन कहां पे है? इक्विलिब्रियम पे है। दीज थ्री केसेस अगर आप चाहें तो एज इट इज रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि 0 का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, 0 से कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, 0 से ज्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर केमिकल इक्विलिब्रियम। इतना ही आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सिखाया है इस रिएक्शन के लिए। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल सिखाएगा कि यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, केसी की वैल्यू निकालना सिखाएगा, राइट? तो यही वाला डेरिवेशन है। तो अगर आप रिएक्शन को इन्वर्स कर दोगे तो केसी के अपॉन में आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो नया केसी जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ली शैटरली प्रिंसिपल और केमिकल इक्विलिब्रियम के इस लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पावर में चला जाता है, एंड दिस इज मास लॉ, और जिसको आप इक्विलिब्रियम लॉ कह रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो हमारा इसमें से कुछ छूटा नहीं है। देखो यहाँ पे केसी कैलकुलेट करा दिया है, इसमें कुछ नहीं छूटा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए, हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, राइट? दिस इज ऑल दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड, है ना? अब ये देखिए यहाँ पे यही चीज इन्होंने देखा है कि यहाँ पर यही चीज इन्होंने डिराइव की कि के पी इज इक्वल टू के सी, उसको आर टी डेल्टा एन कर दो। एन का क्या होता है? डेल्टा एन इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट में गैसेस के मोल्स होंगे टोटल, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, आपको डेल्टा एन की वैल्यू मिल जाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये चीज डिराइव की थी। ओके, तो ये हो गया आपका सारे इक्वेशंस। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा केसी कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। अब प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ इक्वेशन, मैंने आपको बताया कि क्यूसी और केसी को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज मैंने आपको वहां पे बना के दिखाई है और अच्छे से समझाई है। जो मैंने आपको ट्रिक शीट दी है, यही वाली चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए कभी भी केसी की वैल्यू कंपेयर करने के लिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब आपको समझ में आए कि केसी अगर क्यूसी के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, केसी अगर क्यूसी अगर केसी से बड़ा हो चुका है तो इक्विलिब्रियम क्रॉस्ड हो चुका है, केसी बड़ा है तो इक्विलिब्रियम अभी आने वाला है। These three equations we have talked about, right? तो हर एक चीज हमने इस चीज में कवर कर ली है ना?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ली शैटरली प्रिंसिपल वी हैव डन कि कभी भी इक्विलिब्रियम को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है कि अगर मैं इसमें प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो उसको कम करने का तरीका क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगे। दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हूँ। नहीं समझ में आई हूँ बच्चों तो डॉक्टर तान्या सिंह के टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे आप अपने कोई भी डाउट जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है या वट एवर यू फील टू आस्क, you can ask on the Instagram page as well as Telegram group. You are absolutely free to do so. Thank you so much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।